जियोग्राफी अध्याय 2 वन्य एवं वन्यजीव संसाधन। नारक मेरे ईश्वर, लेप्चाओं की दुनिया में आप संगति के जनक हैं। ओह नारक मेरे ईश्वर, मुझे स्वयं को आपको समर्पित करने दें। मुझे आप अपना संगीत झरनों, नदियों, पवनों, पर्वतों, कीटों और जानवरों से ग्रहण करने दें। मुझे आप अपना संगीत मधुर समीर से ग्रहण करने दें और इसे आपको ही समर्पित करने दें। स्रोत: पश्चिम बंगाल के उत्तरी पश्चिम भागों का लेप्चा लोक संगीत है। ये इस ग्रह पर हम सूक्ष्म जीवाणुओं और बैक्टीरिया जोक से लेकर वटवृक्ष, हाथी और ब्लू व्हेल तक करोड़ों दूसरे जीवधारियों के साथ रहते हैं। यह पूरा आवासीय स्थल जिस पर हम रहते हैं अत्यधिक जैव विविधताओं से भरा हुआ है। मानव और दूसरे जीवधारी एक जटिल पारिस्थितिकी तंत्र का निर्माण करते हैं जिसका हम मात्र एक हिस्सा है और अपने अस्तित्व के लिए इसके विभिन्न तत्वों पर निर्भर करते हैं। उदाहरणतः वायु जिसमें हम सांस लेते हैं, जल जिसे हम पीते हैं और मृदा जो अनाज पैदा करती है जिसके बिना हम जीवित नहीं रह सकते। पौधे, पशु और सूक्ष्मजीवी इनका पुनः सृजन करते हैं। वन पारिस्थितिकी तंत्र में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं क्योंकि यह प्राथमिक उत्पादन है जिन पर दूसरे सभी जीव निर्भर करते हैं। वन्य जीवन और कृषि फसल उपजातियों में अत्यधिक जैविक विविधताएं पाई जाती है। यह आकार और कार्य में विभिन्न है परंतु आत्मनिर्भरताओं के जटिल जाल द्वारा एक तंत्र में गुथी हुई है। भारत में वनस्पतियाँ और प्राणी जात। यदि आप आसपास नज़र दौड़ाते हैं तो पाएंगे कि कुछ ऐसे प्राणी और पौधे हैं जो आपके क्षेत्र में ही पाए जाते हैं। वास्तव में भारत जैव विविधता के संदर्भ में विश्व के सबसे समृद्ध देशों में से एक है। यहाँ विश्व की सारी जैव उपजातियों की 8% संख्या लगभग 16 लाख पाई जाती है। ये अभी भी खोजी जाने वाली उपजातियों में 2 या 3 गुना है। आप पहले ही भारत में पाए जाने वाले वन्य और वन्य जीव संसाधनों के क्षेत्रों और किस्मों के बारे में पढ़ चुके हैं। आपने सोचा होगा कि इन संसाधनों का आपके दैनिक जीवन में क्या महत्व है। ये विभिन्न वनस्पतियाँ और प्राणी जात हमारे हर रोज़ के जीवन में इतने गुथे हुए हैं कि हम इनका कद्र नहीं करते, परंतु पर्यावरण के प्रति हमारी असंवेदना के कारण पिछले कुछ समय से इस संसाधनों में भारी दबाव बढ़ा है। भारत में वन्य और वन्य जीव संरक्षण। वन्य जीवन और वनों में तेज गति से हो रहे ह्रास के कारण इनका संरक्षण बहुत आवश्यक हो गया है, परंतु हमें वनों और वन्य जीवन की संरक्षण करना आवश्यक है। संरक्षण के पारिस्थितिकी विविधता से बनी है तथा हमारे जीवन का साध्य संसाधन जल, वायु, मृदा बने रहते हैं। यह विभिन्न जातियों में बेहतर जनन के लिए वनस्पति और पशुओं के जीन्स जेनेटिक विविधता को भी संरक्षित करती है। उदाहरण के तौर पर हम कृषि में अभी भी पारंपरिक फसलों पर निर्भर है। जलीय जैव विविधता मोटे तौर पर मछली पालन बनाए रखने पर भी निर्भर है। शांति घाटी मुखली नर्सरी में आदिवासी युवतियां बांस का पौधा लगाते हुए छोटे छोटे जंगली उत्पादों को बेचती आदिवासी महिलाएं। सूखी पत्तियों को एकत्रित करती हुई आदिवासी महिलाएं। 1960 और 1970 के दशक के दौरान पर्यावरण संरक्षणों ने अंतर्राष्ट्रीय वन्यजीव सुरक्षा कार्यक्रम की पुरजोर से मांग की। भारतीय वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 में लागू किया गया जिससे वन्य जीवों के आवास संरक्षण के अनेक प्रावधान थे। सारे भारत में रक्षित जातियों की सूची भी प्रकाशित की गई। इस कार्यक्रम के तहत बची हुई संकटग्रस्त जातियों के बचाव पर, शिकार प्रतिबंध पर, वन्यजीव आवासों पर कानूनी रक्षण तथा जंगली जीवों के व्यापार पर रोक लगाने आदि पर प्रबल जोर दिया गया। तत्पश्चात केंद्रीय सरकार व कई राज्यों सरकारों
ने राष्ट्रीय उद्यान और वन्य जीव पशु विहार सेंचुरी स्थापित की है, जिसके बारे में आप पहले ही पढ़ चुके हैं। केंद्रीय सरकार ने कई परियोजनाओं की भी घोषणा की, जिसका उद्देश्य गंभीर खतरे में पड़े कुछ विशेष प्राणियों को रक्षण प्रदान करना था। इन प्राणियों में बाघ एवं एक सींग वाले गैंडे, कश्मीरी हिरन अथवा हंगुल, 3 प्रकार के मगरमच्छ, स्वच्छ जल मगरमच्छ, लवणीय जल मगरमच्छ और घड़ियाल, एशियाई शेर और अन्य प्राणी शामिल है। इसके अतिरिक्त कुछ समय पहले भारतीय हाथी, काला हिरन, चिंकारा आदि, गोंडवाना, बस्टर्ड और हिम तेंदुए आदि के शिकार और व्यापार पर संपूर्ण अथवा आंशिक प्रतिबंध लगाकर कानूनी रक्षण दिया गया। बाघ परियोजना। वन्य जीव संरचना में बाघ टाइगर एक महत्वपूर्ण जंगली जाति है। 1973 में अधिकारियों में पाया गया कि देश में 20वीं शताब्दी के आरंभ में बाघों की संख्या अनुमानित संख्या 55,000 से घटकर 1827 रह गई है। बाघों को मारकर उसके व्यापार के लिए चोरी करना, आवासीय स्थलों का सिकुड़न, भोजन के लिए आवश्यक जंगली उपजातियों की संख्या कम होना और जनसंख्या में वृद्धि बाघों की घटती संख्या में मुख्य कारण है। बाघों की खाल का व्यापार और उनकी हड्डियों का एशियाई देशों में परंपरागत औषधियों में प्रयोग के कारण यह जाति विलुप्त होने की कगार पर पहुंच गई है। चूंकि भारत और नेपाल दुनिया की 2/3 बाघों के आवास उपलब्ध कराते हैं, अतः यह देश के शिकार, चोरी और गैर कानूनी व्यापार करने वाले मुख्य निशाने पर है। प्रोजेक्ट टाइगर विश्व की बेहतरीन वन्य जीव परियोजनाओं में से एक है और इसकी शुरुआत 1973 में हुई। बाघ संरक्षण मात्र एक संकटग्रस्त जाति को बचाने का प्रयास नहीं, अपितु काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान, गैंडा और हिरन। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान, असम। इसका मुख्य उद्देश्य बहुत बड़े आकार के जैव जाति को बचाना। उत्तराखंड में कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान, पश्चिम बंगाल में सुंदरबन राष्ट्रीय उद्यान, मध्य प्रदेश में बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान, राजस्थान का सरिस्का वन्यजीव पशु विहार सेंचुरी, असम में मानस वर्ग रिजर्व और केरल में पेरियार वन्यजीवन भारत के बाघ संरक्षण का परियोजना का उदाहरण है। आजकल संरक्षण परियोजना जैव विविधताओं पर केंद्रित होती है, न कि इसके विभिन्न घटकों पर। संरक्षण के विभिन्न तरीकों की गहनता की खोज की जा रही है। संरक्षण नियोजित में कीटों को भी महत्व मिल रहा है। वन्य जीव अधिनियम 1980 से 1986 के तहत सैकड़ों तितलियों, पतंगों, भृंगों एवं ड्रैगन फ्लाई को भी संरक्षित जातियों में शामिल किया गया। 1991 में पौधों की भी 6 जातियाँ पहली बार इस सूची में रखी गई है। वन्य और वन्य जीव संसाधनों के प्रकार के वितरण। यदि हम वन्य और वन्य जीव संसाधन को संरक्षित करना चाहें तो उनका प्रबंधन, नियंत्रण और विनिमय अपेक्षाकृत कठिन है। भारत में अधिकतर वन्य और जैव जीवन के प्रत्यक्ष रूप से सरकार के अधिकार क्षेत्र में है या वन विभाग अथवा अन्य विभागों के जरिए सरकार के प्रबंधन में है। इन्हें निम्नलिखित वर्गों में बांटा गया। आरक्षित वन। देश में आधे से अधिक वन क्षेत्र आरक्षित वन घोषित किए गए हैं। जहाँ तक वन और वन्य प्राणियों के संरक्षण की बात है, आरक्षित वनों को सर्वाधिक मूल्यवान माना जाता है। रक्षित वन। वन विभाग के अनुसार देश के कुल वन क्षेत्र का 1/3 हिस्सा रक्षित है। इन वनों और अधिक नष्ट होने से बचाने के लिए इसकी सुरक्षा की जाती है। अवगृहित वन। यह अन्य सभी प्रकार के वनों और बंजर भूमि जो सरकार, व्यक्तियों और समुदायों के स्वामित्व में होते हैं, अवगीकृत वन कहे जाते हैं। आरक्षित और रक्षित वन ऐसे अस्थायी वन क्षेत्र है जिसका रख रखाव इमारती लकड़ी, अन्य वन पदार्थों और उनके बचाव के लिए किया जाता है। मध्य प्रदेश में अस्थायी वनों के अंतर्गत सर्वाधिक क्षेत्र जो कि प्रदेश के कुल वन क्षेत्र का भी 75% है। इसके अतिरिक्त जम्मू और कश्मीर, आंध्र प्रदेश, उत्तराखंड, केरल, तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल, महाराष्ट्र में भी कुल वनों में एक बड़ा अनुपात आरक्षित वनों का है, जबकि बिहार, हरियाणा, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, ओडिशा और राजस्थान में कुल वनों में रक्षित वनों का एक बड़ा अनुपात है। पूर्वोत्तर के सभी राज्यों और गुजरात में घड़ियाल ऑन द ब्रिंक। क्या आप उपयुक्त समस्याओं के निदान ज्ञात कर सकते हैं? बर्ड्स डेथ ब्लेम्ड ऑन डर्टी यमुना। अधिकतर वन क्षेत्र अब
अभिकृत वन है तथा स्थानीय समुदायों के प्रबंधन में है। समुदाय और वन संरक्षण की नीतियाँ हमारे देश में कोई नई बात नहीं है। हम आमतौर पर इस बात से अनजान है कि वन हमारे देश के कुछ मानव प्रजातियों की आवाज़ भी है। भारत के कुछ क्षेत्रों में तो स्थानीय समुदाय सरकारी अधिकारियों के साथ मिलकर अपने आवास स्थलों के संरक्षण में जुटे हैं, क्योंकि इसी तरह से दीर्घकाल में उनकी आवश्यकताओं की पूर्ति हो सकती है। सरिस्का बाघ रिजर्व में राजस्थान के गांव के लोग वन्य रक्षण अधिनियम के तहत वहां से खनन कार्य बंद करवाने के लिए संघर्षरत हैं। कई क्षेत्रों में तो लोग स्वयं वन्य जीव आवासों की रक्षा कर रहे हैं और सरकार की ओर से हस्तक्षेप भी स्वीकार नहीं कर रहे हैं। राजस्थान के अलवर जिले में 5 गाँव के लोगों ने तो 1200 हेक्टेयर वन्य भूमि भैरोदेव डाकव सेंचुरी घोषित कर दिया, जिसके अपने ही नियम कानून है जो शिकार वर्जित करते हैं तथा बाहरी लोगों के घुसपैठ से यहाँ के वन्य जीव को बचाते हैं। पवित्र पेड़ों के झुरमुट विविध और दुर्लभ जातियों की संपत्ति। प्रकृति की पूजा सदियों से पुरानी जनजातीय विश्वास है, जिसका आधार प्रकृति के हर रूप में रक्षा करना है। इन्हीं विश्वासों ने विभिन्न प्रकार के मूल कोमय रूप को बचाकर रखा है, जिन्हें पवित्र पेड़ों के झुरमुट देवी देवताओं वन कहते हैं। वनों के इस भाग में या तो वनों के एक बड़े भाग में स्थानीय लोग घुसते तथा न कि किसी और को छेड़छाड़ करने देते हैं। कुछ समाज कुछ विशेष पेड़ों की पूजा करते हैं और आदिकाल से उनका संरक्षण करते आ रहे हैं। छोटा नागपुर क्षेत्र में मुंडा और संताल जनजाति महुआ और कदम्ब के पेड़ों की पूजा करते हैं। महुआ और कदम्ब। उड़ीसा और बिहार की जनजातियां शादी के दौरान इमली और आम के पेड़ों की पूजा करती है। हम में से बहुत से व्यक्ति पीपल और वटवृक्ष को पवित्र मानते हैं। भारतीय समाज में अनेक संस्कृतियां हैं और प्रत्येक संस्कृति में प्रकृति और उसकी कृतियों को संरक्षित करने के अपने पारंपरिक तरीके हैं। आमतौर पर झरने, पहाड़ी चोटियों, पेड़ों और पशुओं को पवित्र मानकर उनका संरक्षण किया जाता है। आप अनेक मंदिरों के आसपास बंदर और लंगूर पाएंगे। उपासक उन्हें खिलाते पिलाते हैं और मंदिर के भक्तों में गिनते हैं। राजस्थान में बिश्नोई गांव के आसपास आप काले हिरन, चिंकारा, नीलगाय और मोरों के झुंड देख सकते हैं, जो वहां के समुदाय का अभिन्न हिस्सा है और कोई उनको नुकसान नहीं पहुंचाता। हिमालय में प्रसिद्ध चिपको आंदोलन कई क्षेत्रों में वन कटाई रोकने में ही कामयाब नहीं रहा, अपितु यह भी दिखाया कि स्थानीय पौधों की प्रजातियों को भी प्रयोग करके सामुदायिक वनीकरण अभियान को सफल बनाया जा सकता है। पारंपरिक संरक्षण तरीकों को पुनर्जीवित अथवा पारिस्थितिकी कृषि के नए तरीकों का विकास अब व्यापक हो गया है। टिहरी में किसानों का बीज बचाओ आंदोलन और नवदायन में दिखा दिया है कि रासायनिक उर्वरक के प्रयोग के बिना भी विविध फसलों उत्पादन द्वारा आर्थिक रूप से व्यवहारिक कृषि उत्पादन संभव है। भारत में संयुक्त वन परिवहन कार्यक्रम क्षरित वनों प्रबंधों और पुनर्निर्माण के स्थानीय समुदायों की भूमिका महत्व को उजागर करते हैं। औपचारिक रूप से इन कार्यक्रमों की शुरुआत 1988 में जब ओडिशा राज्य में संयुक्त वन परिवहन का पहला प्रस्ताव पास किया। वन विभाग के अंतर्गत संयुक्त वन प्रबंधन क्षरित वनों के बचाव के लिए कार्य करता है और इसमें गाँव के स्तर पर संस्थाएं बनाई जाती हैं, जिसमें ग्रामीण और वन विभाग के अतिरिक्त संयुक्त रूप से कार्य करते हैं। इसके बदले ये समुदाय मध्य स्तरीय लाभ जैसे गैर इमारती वन उत्पादों के हकदार होते हैं तथा सफल संरक्षण के प्राप्त इमारती लकड़ी लाभों में भी भागीदार होते हैं। भारत में पर्यावरण के विनाश और पुनर्निर्माण की क्रियाशीलताओं से साख मिलती है कि स्थानीय समुदायों को हर जगह प्राकृतिक संसाधन प्रबंधन में शामिल करना चाहिए, परंतु स्थानीय समुदायों को फैसले लेने की प्रक्रिया में मुख्य भूमिका आने में भी देर है। अतः यही विकास क्रिया मान्य होनी चाहिए जो जनमानस पर केंद्रित हो, पर्यावरण हितैषी को और आर्थिक रूप से प्रतिफलित हो। गौतम बुद्ध 487 ईसा पूर्व में उनका कथन। पेड़ एक विशेष असीमित दयालु और उत्तर पूर्व जीवधारी है जो अपने सतत पोषण के लिए कोई मांग नहीं करता और दानशीलता पूर्वक अपने जीवन की क्रियाओं को भेंट करता है। यह सभी की रक्षा करता है और स्वयं पर कुल्हाड़ी चलाने वाले विनाशकों को भी छाया प्रदान करता है, गौतम बुद्ध ने कहा।